बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। मैं आज आप लोगों के सामने दिल्ली विश्वविद्यालय का इन्होंने अपना एंट्रेंस क्रैक किया है। मिस्टर कौशल पांडे जी हैं, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया है। तो ज़्यादा कुछ इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे चलते हैं कि आखिर क्या वो प्रोसेस है, क्या एंट्रेंस प्रोसेस है, किस तरह की किताबें हमें पढ़नी होंगी, क्या सेल्फ स्टडी से भी पॉसिबल है या कोचिंग करना भी है। तो ऑल अबाउट सब चीज़ हम जानेंगे कि किस तरह से आप दिल्ली विश्वविद्यालय के भाग बन सकते हैं। काफ़ी रेपुटेड संस्था है भारत में, खासकर जो भी बच्चे हैं जो हिंदी से आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह करना चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रीफर करते हैं, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा जगह जहाँ से आप सिविल सर्विस की भी तैयारी कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं कौशल जी से। सबसे पहले कौशल जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को क्रैक किया। सबसे पहले बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। परमेश्वर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय 335 अंक प्राप्त करके 400 में से काफ़ी अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। और आप तो जानते हैं कि कितना स्ट्रगल मैंने किया और कितना मेहनत करना पड़ा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सही बात है, बिना जीवन में संघर्ष किए कोई भी चीज़ आपको मिलती नहीं। यदि आप जीवन में संघर्ष करेंगे तो आप जीवन में हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कौशल जी से जानते हैं, जैसा इन्होंने बताया भी है, 400 नंबर का पेपर होता है। अच्छा, सबसे पहले हम जानते हैं क्या है परीक्षा पद्धति, जो एंट्रेंस प्रोसेस है। जो बच्चा दिल्ली विश्वविद्यालय जाना चाहता है, एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस का क्या प्रोसेस है, किस तरह से परीक्षा आयोजित की जाती है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, थोड़ा उस पर बच्चों का प्रकाश डालें कि वो किस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएशन के पार्ट बन सकते हैं। जी परमेश्वर भाई, सबसे पहले यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पीय के, जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, और 1/4 रहता है, माइनस मार्किंग भी रहता है। और बहुविकल्पीय प्रश्न अभी तक अब एनटीए करवाने लगा है, तो थोड़ा उसका लेवल भी हाई धीरे धीरे होने लगा है। और इसके लिए आपको मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 3 साल अगर आप पढ़ाई करते हैं ढंग से, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 3 साल आपको मेहनत करके पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई एक यूनिवर्सिटी आपको नहीं क्रैक करनी रहती है। आप सोचते हैं कि मेरा बीएचयू में भी हो जाए, आप सोचते हैं कि मेरा डीयू में भी हो जाए, आप सोचते हैं कि मेरा जेएनयू में भी हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले ऑल अबाउट आपको बीएचयू, जेएनयू और डीयू सबका एनटीए करवा रहा है, और सबके लिए आपको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत, जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी 3 साल। यानी कहीं ना कहीं कौशल जी बता रहे हैं कि यदि आप मेहनत से इनकार नहीं है तो सफलता आपके ज़रूर कदम चूमेगी, यानी मेहनत आपको करना होगा। अच्छा, थोड़ा सा अगर डीप में जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवहारिक चीज़ें तो हर यूट्यूब चैनल पे मिलता है। मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी विद्यार्थी से देख रहा है वो सैद्धांतिक चीज़ों को जान सके। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एमए का प्रोसेस है, जो आपने क्रैक किया है, और बहुत ही खुशी की बात है 400 नंबर में कौशल जी ने 335 नंबर लाया है, एक बहुत ही अच्छी स्कोरिंग है। तो बच्चे, जो आपने बताया कि 100 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, किस तरह से बच्चे तैयारी करें, क्या कोचिंग करना भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आपने ग्रेजुएशन और पीजी दोनों सेल्फ स्टडी के बल पे ही निकाला है। तो बच्चे भी किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, किन किताबों का उन्हें सहारा लेना होगा, किस तरह से वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के पार्ट बन सकते हैं, थोड़ा बच्चों को अगर आप एक्सप्लेन करते हैं। जी परमेश्वर भाई, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अभी तक कोई कोचिंग नहीं ली है किसी भी क्लास के लिए। यहाँ तक कि मैंने 11-12 से भी मैंने कोचिंग कोई नहीं ली है। मैं ऑलवेज सेल्फ स्टडी पर फोकस करता हूँ। बस इसके लिए आजकल हम लोगों के लिए एक सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है मोबाइल। सबसे अच्छा मोबाइल माध्यम बन चुका है। आप अगर चाहेंगे तो घर बैठे भी अच्छे तरीके से, बिना किसी पैसे के, बस आपको 300 रुपये 200 रुपये जो डाटा आपका लग रहा है वही खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कुछ बुक हैं जो अच्छी बुक्स हैं, जैसे डॉक्टर गोविंद पांडे की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा मैंने एक अलग, और लड़कों ने क्या किया है, केवल गोविंद पांडे को उठाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको उठाया है। इन्हीं 2-3 किताबों को उन्होंने प्रेफरेंस दिया है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का उन्होंने किताब को दिया है प्रेफरेंस। लेकिन मैंने इन सबसे हटके एक काम किया है। मैंने हटके जो काम किया है वो जो यूपी टेट का आता है बुक, यूथ कंपटीशन की बुक आती है, और एक पीडीएफ हमको मिल गया था घटना चक्र का। तो मैंने इससे क्या किया, पढ़ाई किया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को उठाकर पढ़ाई किया। फिर इसके अलावा गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की बुक को पढ़ा अच्छे से। और इनको पढ़ने के बाद मैंने क्या किया कि जो यूथ कंपटीशन की बुक थी उसको साथ साथ सॉल्व करता रहा। यूथ कंपटीशन की खासियत क्या है, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हैं।
चैप्टर वाइज, जिससे क्या होता है कि एक चैप्टर आपने पढ़ा, उस चैप्टर से आज तक जितने किसी कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं वो सारे मिल जाते हैं। तो भाई इससे हट के हमें नहीं लगता है कि कुछ, और वो क्वेश्चन कई बार रिपीटेड मिल जाते हैं, जिससे आपको ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से हो जाता है। और सबसे पहले एनटीए वालों से मेरा थोड़ा मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। मुझे 12-14 नंबर और मिलने चाहिए थे, अभी भी मैंने मिलाया है जो आंसर की, उसके हिसाब से मुझे 12-14 नंबर और आने चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है, इतने में मैं संतुष्ट हूँ, हो जाएगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए हो ही गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक काफ़ी अंदर की बात कौशल जी ने बताया है। यदि आप यूपी टेट का जो बुक इन्होंने बता रहे, अगर आप उसे प्रेफर करते हैं, अगर आप उसे पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आराम से सफल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक सूत्र है, एक फार्मूला है। चाणक्य ने भी न जाने जीवन में कितने सिद्धांतों को सूत्र के द्वारा सफलता हासिल की थी, जो काफ़ी सरल होते हैं। कुछ यही चीज़ें जो हैं वो टॉपर्स को अलग कर देती हैं अन्य लोगों से। अच्छा, जो प्रश्न होते हैं, आपने बताया 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है? सभी प्रश्न हिंदी से आते हैं, जैसे अभी आपने बताया घटना चक्र का PDF मिला या कुछ एक्स्ट्रा जो भी आप बता रहे हैं, उसका पैटर्न क्या रहता है जो परीक्षा? परमेश्वर भाई, सारे क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से ही रहते हैं। इसमें काव्य अलंकार से भी कुछ क्वेश्चन, जैसे 2-3 क्वेश्चन केवल पुटअप किए गए थे, जिसमें एक भवभूति के बारे में पूछा गया था, एक शंकुक के बारे में, 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। विरेचन का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो बस ओनली केवल 2-3 क्वेश्चन। और इस बार का जो पेपर हुआ है, पिछले बार के मैंने 10 अब तो मैं आने वाले स्टूडेंट को यही बताऊंगा कि वो पिछले के 10 सालों के पेपर पर मत जाएं, क्योंकि एनटीए धीरे धीरे इसका बिहेव चेंज कर रहा है। वो इस बार उठा करके देख लीजिए तो पेपर पिछले 10 सालों के इतिहासों से बहुत अलग हुआ है, बहुत डिफरेंस हुआ है, और धीरे धीरे पैटर्न चेंज करता जाएगा। और ये अच्छा भी है, इसके लिए ये अच्छा भी है, क्योंकि हमेशा परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा लड़के हो गए हैं, तो कंपटीशन टफ नहीं होगा तो क्वालिटी वाले स्टूडेंट को नहीं ढूंढ पाएगा। हर कोई यूनिवर्सिटी यही चाहता है कि मेरे यहाँ क्वालिटी वाले स्टूडेंट आए। तो 100 क्वेश्चन होता है, सारे हिंदी साहित्य के इतिहास से होते हैं क्वेश्चन, और बहुत ही कहा जाए अभी तक मत जाइए कि नॉर्मल क्वेश्चन आते थे कि कैसा आता था। इस वर्ष भी थोड़ा टफ पेपर हुआ है, और हम यही बता रहे हैं कि अगले साल हो सकता है कि इससे ज़्यादा टफ हो। तो देखिए, कहीं ना कहीं अच्छे विद्यार्थियों के चयन के लिए लगातार जो परीक्षा के पैटर्न है किया जा रहा है, मुश्किल किया जा रहा है। लेकिन घबराना क्या है मित्रों, यदि आप सफलता चाहते हैं तो आप मेहनत का दामन पकड़ लीजिए और सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि मेहनत हमेशा सफलता की गारंटी लेके आपके साथ आती है। चलिए आगे कुछ प्रश्नों को जानें। यदि जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय आपने क्रैक किया है, बड़ी संस्था है। हिंदी से जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बहुत बच्चे जो ग्रेजुएशन भी अपना करना चाहते हैं, PG करना, आप तो PG के एक्चुअली बता रहे हैं, तो हिंदी साहित्य से पढ़कर एक तो नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन वगैरह लोग करते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, टीचर बनते हैं। इसके अलावा और क्या क्या कैरियर ऑप्शन है? अगर एक हिंदी कहीं ना कहीं एक लिटरेचर है, और कहीं ना कहीं लोगों का रुझान इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं आता कि चलो यार ये तो मातृभाषा है, अंग्रेजी का क्रेज है, कहीं ना कहीं आप इसमें विशिष्ट जानकारी रख रहे हैं। तो आप विद्यार्थियों को बताइए, अगर कोई हिंदी में आना चाहेगा, देन आफ्टर उसे क्या क्या ऐसे करियर ऑप्शन है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें आकर्षित करेंगी अपनी तरफ? जी परमेश्वर भाई, आपको सबसे पहले ये भी पता होगा कि मैं कवि भी हूँ, कविता वगैरह लिखता हूँ, और कवि कौशल गोंडवी के नाम से मैं कविता पाठ करता हूँ। तो इसमें ऑप्शन आपने पूछा, तो आप एक बात इतना जान लीजिए कि लगभग अभी भी इंडिया या बॉलीवुड से उठा करके कहीं भी हॉलीवुड, अब तो हॉलीवुड का डबिंग भी हिंदी में ही हो रहा है, और हिंदी की इतनी वैल्यू है, इतना महत्व है कि आप उसके बारे में, आप कोरियोग्राफी से लेकर के, आप स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर के, आप इसके अलावा फिर यहाँ तक कि विदेशों में हिंदी की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे। आप ये भी देख रहे हैं कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास आप उठा करके UPSC में आप उठा करके देख लीजिए, कोई ऐसा स्टूडेंट आप उठा करके देख लीजिए जो लगातार 10-12 ऐसे बच्चे जो हिंदी साहित्य के इतिहास में 300+ मार्क्स गेन किए, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास का ही सबसे ज़्यादा नंबर आता है। 12 या 13 बार सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं, ज़्यादा लोग। इंजीनियरिंग, खासकर जो इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के भी तो मैं भी देखता हूँ, ज़्यादातर उन लोग कहीं ना कहीं लिटरेचर को लेना पसंद करते, तो कहते हैं काफ़ी अंकदायी विषय है, क्योंकि ये जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, लोग कहते हैं कि काफ़ी अंकदायी विषय है, अगर इसे हम लेंगे तो काफ़ी अच्छा जो नंबर है। देखिए, सबसे आसान रास्ता हमको इसलिए लगा क्योंकि इसमें आसान तो नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आसान इसलिए आपके लिए है, जैसे आपने मान लिया ग्रेजुएशन किया हिंदी से, इसके बाद आप PG करने लगे हिंदी से, आप इसके बाद PGT भी देने लायक हो जाएंगे, इसके बाद आप नेट JRF भी देने लायक हो जाएंगे,
इसके अलावा आप यूपीएससी का भी प्रिपरेशन आपका हिंदी साहित्य का हो रहा है, एक ही सब्जेक्ट कई चीज़ों में आपको यहाँ पे एक जगह पूछना चाहूँगा, बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है, हिंदी से पढ़ाई करके सरकारी नौकरी, कहीं ना कहीं भारतीयों में हर लोगों का एक क्रेज होता है, भैया सरकारी नौकरी करना है। कहावत भी हम लोग के बिहार की तरफ है कि भैया बेचो तरकारी नहीं तो नौकरी सरकारी। तो सरकारी नौकरी में क्या स्कोप है? ऐसे तो अन्य विषयों का हम लोग जानते ही हैं, काफ़ी अच्छा स्कोप है, बहुत से लोग बैंकिंग से रेलवे वगैरह करते हैं। हिंदी से अगर किसी व्यक्ति को चाहिए कि हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, बहुत जगह शायद सचिवालय वगैरह का मुझे उतनी अच्छी जानकारी नहीं है, क्योंकि आप इसके योग्यताधारी हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हिंदी से अगर सरकारी नौकरी कोई चाहता है तो उसके लिए क्या करियर ऑप्शन है? परमेश्वर भाई, इसमें बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि करियर ऑप्शन आपका रुक गया, क्योंकि आप देखते हैं कि अभी भी कई वैकेंसीज आती हैं जिसमें क्या होता है कि वो ट्रांसलेशन के लिए देते हैं कि हिंदी ट्रांसलेशन वगैरह। आप इसके अलावा अगर आप बड़े स्तर पर पहुंचते हैं, जैसे भाषा साहित्य या भाषा विज्ञान में आपने प्रास्नातक कर लिया या स्नातक कर लिया या उसके बारे में अच्छा नॉलेज आप रखते हैं, तो विदेशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और देश में जो गवर्नमेंट जॉब की आप बात कर रहे हैं, अब तो आप उठा करके देख लीजिए, SSC GD का नॉर्मल मैं वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, SSC GD में भी आप उठा करके देख लीजिए, एक पेपर ऐसा कर दिया गया है जिसमें आप एक पार्ट में हिंदी है, एक ऑप्शनल इंग्लिश है, चाहे आप हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए, तो ऑप्शन आपके पास हैं। इसके अलावा राजभाषा अधिकारी से लेकर के आप बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की उसमें संभावना है। तो देखिए, कहीं ना कहीं कौशल जी ने बताया कि हर क्षेत्र में, सरकारी हो या प्राइवेट हो या आप अपना कुछ करना चाहें, हर क्षेत्र में हिंदी की उपयोगिता है। हमारी मातृभाषा है, तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी सम्मान का विषय है और आप अपना कैरियर इस क्षेत्र में बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। सचिवालय से लेके न्यायालय तक आपको इसमें अनेक कैरियर ऑप्शन मिल सकते हैं। चलते चलते कौशल जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो बच्चे हिंदी से ग्रेजुएशन करना, इंटर के बाद आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कह सकते हैं, एक सलाह देंगे, क्या नसीहत देंगे, किस तरह से वो अपनी तैयारी करें और किस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वो अपना स्थान सुरक्षित कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको एक अच्छे कैरियर का सर्टेन निश्चित रूप से जो है एक गारंटी देती है कि अगर आप अच्छी जगह से पढ़े हैं तो आप कुछ अच्छा कर लेंगे। तो क्या आप बताना चाहेंगे जो विद्यार्थी हिंदी के क्षेत्र में आना चाहते हैं, किस तरह से वो अपना कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं? जी परमेश्वर भाई, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले तो आपको धैर्य रखना है। आप एक चीज़ कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर ससद मरुस्थल से जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर भूमि से फल निकलेगा। जो है आज थमा थमा कोशिश कर वह चल निकलेगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आप इंटर के बाद अगर आप आना चाहते हैं तो उसका जो सिलेबस है, उसका सिलेबस नॉर्मल होता है। जैसे आप 12th में पढ़ करके आते हैं, मैथ भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है, हिंदी भी रहता है और भी उसमें जीके के और जीएस के क्वेश्चन भी रहते हैं। तो कंप्लीट आप उतना तैयारी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि मैंने बहुत लड़कों को सुना है कि अगर आपने बड़े यूनिवर्सिटी के लिए कंपटीशन अगर आपने नहीं दिया, मतलब कहीं कोचिंग नहीं किया, तो आप कंपटीशन बीट नहीं कर सकते। ये सब रॉन्ग है, क्योंकि मैंने खुद कोई भी आज तक कोचिंग नहीं की, सबसे पहले मैं बता चुका हूँ। और एक चीज़ कहते हैं कि जिसके अंदर आग लगती है और जो कुछ करना चाहता है वो लाइफ में कभी नहीं रुकता। वो बड़ी सोच रखता है कि नहीं, मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है। हमको भी बहुत लोगों ने बोला, भाई अब तुमको पैसे कमाना चाहिए, तुमको इन चीज़ों पर प्रेफरेंस देना चाहिए। बट मैंने कहा नहीं यार, कुछ ऐसा करना है जिससे लाइफ में एक अलग एग्जाम्पल क्रिएट हो। तो यही चीज़ कहेंगे कि आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और सक्सेस एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। और बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंचने से आपके दिमाग भी अच्छे स्वास्थ्य हो जाते हैं और लोगों से, अच्छे अच्छे लड़कों से आपकी पहचान भी हो जाती है, जिससे आपका बिहेव, सारी चीज़ें, सब कुछ चेंज हो जाता है। जी तो देखिए, जैसा कि कौशल जी ने सभी कुछ आप लोगों के सामने रखा है कि यदि आप अपने में विश्वास रखते हैं, अगर आपको खुद पे भरोसा है और आप संघर्ष का दामन पकड़ने के लिए तैयार हैं और सतत अनवरत मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं है। तो आप सभी जो हैं मेहनत करें और आगे बढ़ें। बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि उसमें ऐड करवा देंगे, ठीक है? आप बोलिए, हम उसको वहाँ पे इतना दूर कट करके हम ऐड करेंगे। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जाते जाते आप लोगों से कि एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, वो मुझे बहुत पसंद है और वही आज तक हमको प्रेरणा देती आई है। और आपने मेरा स्ट्रगल को आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से कंडीशन थी, क्या चीज़। एक्चुअली ये इसलिए कौशल बार बार ये बात को रख रहे हैं क्योंकि हम दोनों की पढ़ाई एक ही जगह से हुई है। एक ही हम लोग के थे और कहीं ना कहीं हम लोग एक समय ऐसा था, एक ही लॉज में हम लोग रहते थे। तो कौशल जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, हमसे जुड़ पा रहे हैं
और बहुत अच्छा लगता है जब अपने ही क्लास का, जैसे अभी मैंने जो पिछले के इंटरव्यू हमने डाला था पुण्यानंद जी का, वो तो मेरे रूममेट थे और फिलहाल अभी यूपी बीएड का जो हमने आपको वीडियो दिखाया आप वहाँ देखेंगे किस तरह से उन्होंने संघर्ष के साथ क्रैक किया। तो काफ़ी ज़्यादा ये कौशल जी का जीवन का कहा जाए तो अगर एक पूरी की पूरी कहानी लिखी जा सकती है, कभी मैं आप लोग के बीच इनके संघर्ष की कहानी को ज़रूर लाऊंगा। मैंने भी कहीं ना कहीं इनका कविता पाठ सुना है। तो चलते चलते कौशल जी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि विद्यार्थियों के लिए एक मोटिवेशनल एक कविता हो जाए किसी भी एक कवि की, जिससे बच्चे इंस्पायर हो सकें। बहुत सी कविताएं का पाठ मैंने देखा है इनका, यूट्यूब पे भी मैंने देखा है। तो चलते चलते एक बच्चों के लिए अगर आप कुछ कहते हैं। हाँ परमेश्वर भाई, मैं ऑलरेडी एक कविता है जो हरिवंश राय बच्चन जी की, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित होता हूँ कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि से पलकर मैंने मृत से जीवन खींचा है। और पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। क्या बात है। तो देखिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है, बस जीवन में आपको संघर्ष करना है और सफलता लेनी है। तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं फिर एक और वीडियो में एक नए एंट्रेंस प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बार बार इस चैनल पे आने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।